हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास फिजिकल वर्ड हमारा चैप्टर चला हुआ है एंड लेक्चर नंबर सेकंड फॉर क्लास 11। तो आज हम आपको फिजिक्स के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बता देते हैं। 15th सेंचुरी में ये कुछ सिंबल्स थे इस तरह के जो ग्रीक लैंग्वेज में लिखे गए और इन सिंबल को ही नेचर का नाम दिया गया और नेचर से फिजिक्स और फिजिक्स दैट दोज लॉज या लॉज विच एक्सप्लेन फिजिकल वर्ल्ड इज नोन एज फिजिक्स एंड फिजिक्स इज द नेचर। और 15th सेंचुरी में नेचर किसको कहा गया था? इसको। यहीं से देखिए कुछ ने तो यहाँ से ये भी कहना शुरू कर दिया था कि गॉड नाम की कोई चीज नहीं है, ये साइंस ही है जिसको गॉड कहते हैं। साइंस और गॉड को आपस में कंपेयर करने लगे। इट मीन्स फिजिक्स ने पूरे नेचर को एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे लॉज जो पूरे नेचर को एक्सप्लेन करते हैं उसको फिजिक्स बोलते हैं। फिजिक्स किसकी ब्रांच है? साइंस की एक ब्रांच है। इट मीन्स इस दुनिया में ये सब कुछ साइंस के कारण है और जिसके कारण सब कुछ है उसको गॉड बोलते हैं। इट मीन्स साइंस और गॉड को कुछ विद्वानों ने कंपेयर भी किया कि साइंस को ही गॉड कहते हैं, गॉड नाम की कोई चीज नहीं है, एक साइंस ही है। उसके बाद अगर ये साइंस ही गॉड है और उसमें इस लगभग मोस्ट ऑफ द नेचर को एक्सप्लेन कर रही है फिजिक्स, इसलिए फिजिक्स को नाम दिया गया दैट इज द किंग ऑफ यूनिवर्स। अब देखिए दुनिया में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो बिना फिजिक्स के पढ़ा जा सके। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट की, बायोलॉजी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन बायो की शुरुआत ही तब होगी जब फिजिक्स वाले उनको कुछ देंगे और वो देने के लिए फिजिक्स वालों के पास क्या है? फिजिक्स वालों ने उनको दिया माइक्रोस्कोप, जिसकी हेल्प से बहुत सी स्टडीज बायो में हुई। वहीं पे ये तो होगी एक छोटे से लेवल पे बहुत छोटी छोटी चीजों की स्टडी। वहीं पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया जिससे केमिस्ट्री में एटॉमिक मॉडल की स्टडी हो पाई। उसके बाद देखिए यानी केमिस्ट्री में भी कुछ ना कुछ इसने दिया। उसके बाद बात करते हैं हम केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया। उसके बाद बात करते हैं एस्ट्रोनॉट्स की, यानी हेवनली ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें उनकी नॉलेज, अगर एस्ट्रोनॉमी जिसको बोलते हैं दैट इज आल्सो ए ब्रांच ऑफ साइंस, उसमें जो मेन चीज है इन सब के बारे में स्टडी करने के लिए वो था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। वो किसने दिया? फिजिक्स ने दिया। इट मीन्स अगर आज के दिन कोई सोसाइटी ये चाह रही है कि हम कुछ ना कुछ टेक्निकल बनना चाह रहे हैं, यानी टेक्निकल की तरफ एक स्टेप बढ़ा रहे हैं, इट मीन्स सम न्यू ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कम्स। इसका मतलब ये हुआ कि फिजिक्स की कोई ना कोई नई ब्रांच आ गई, यानी फिजिक्स ने कुछ ना कुछ दिया। इसलिए फिजिक्स को कहा जाता है दैट इज द किंग ऑफ यूनिवर्स। अब देखो क्या हुआ कि इसको कुछ जरूरत भी पड़ी। ऐसा तो है नहीं कि फिजिक्स को किसी की जरूरत नहीं है, इसको जरूरत पड़ी। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ लिया, ये इस पे डिपेंड करता, वो उस पे डिपेंड करता है। अब ये लिखने में कि फोर्स ऑफ attraction between any two object of this universe is directly depend upon their wording लिखनी थी, is directly depend upon the product of their masses and inversely depends upon the square of separation between them। तो मैथ की थोड़ी सी जरूरत यहाँ पे इन्हें पड़ी कि जो थ्योरेटिकल हमें लिखा है इसको हम सिंबलिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो क्या चाहिए मेरे को कि ये जो इतनी बड़ी सी लाइन इसको थोड़ा छोटा करना है, तो फोर्स इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन m1 m2, यानी ये सिंबल ले लिया मैथ से। ऐसे ही बहुत से सिंबल प्लस माइनस वगैरह जो भी करके है वो सारे कहां से ले लिए? मैथ से ले लिए। इसलिए मैथ को कहा गया दैट इज द क्वीन ऑफ द यूनिवर्स, यानी फिजिक्स इज द किंग एंड मैथ इज द क्वीन।
उसके बाद आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जस्ट स्टैम्प कलेक्टिंग, यानी छोटी छोटी चीजें उनको याद करो लिखो, यानी जस्ट रट्टाफिकेशन। तो इसीलिए हम जो सब्जेक्ट है वो इस नेचर का, इस यूनिवर्स का किंग सब्जेक्ट दैट इज फिजिक्स वो हम पढ़ रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये आपको मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है, जिसको स्कोप्स ऑफ फिजिक्स भी बोलते हैं, कि कहाँ कहाँ पे किस किस कैटेगरी में इसको यूज किया जाता है, क्या क्या इसने दिया, क्या क्या इसकी स्टडीज है। आपकी बुक में बहुत सारी दी हुई हैं, आप पढ़ लीजिए। जहाँ पे रिडक्शनिज्म मैंने आपको बताया था, वहाँ पे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के बारे में आपको बताना भूल गया था। सर स्टीफन हॉकिंस नाम का एक साइंटिस्ट हुआ, उसने कहा कि मैं एक बुक लिखूंगा जिसमें पूरा का पूरा यूनिवर्स को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, पूरे के पूरे यूनिवर्स को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उसने बहुत दिन बाद वो बुक भी लिखी, और वो बुक फेमस भी हुई लेट एंड ग्रेट के नाम से। लेट एंड ग्रेट के नाम से बुक फेमस भी हुई थी। और जो आपका यूनिफिकेशन है उसमें सबसे ज़्यादा फेमस मैक्सवेल हुआ था। ठीक है, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ, ज़्यादा इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस है नहीं, आपको केवल और केवल इस चीज़ की बस थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो मैंने यहाँ पे लिखा है मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो मीन्स बहुत बड़े लेवल पे, और यहाँ पे लिखा है माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत छोटे लेवल पे। तो फिजिक्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। जो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स होती है उसको क्लासिकल फिजिक्स का नाम दिया गया है, और जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत बड़े लेवल पे जो फिजिक्स होती है उसको क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जाना जाता है, या क्वांटम मैकेनिक्स उसको नाम दिया है। ठीक है, यानी बड़े बड़े लेवल पे ये बात नहीं है कि ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी है या मैक्रोस्कोपिक की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मींस बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जिसको गांव में बोलते हैं ना मोटा मोटा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो आप 11th क्लास में पढ़ोगे वो यही पढ़नी है, आपको क्लासिकल फिजिक्स ही पढ़नी है। ठीक है, इसका कुछ पार्ट क्लासिकल फिजिक्स का, कुछ पार्ट और कुछ पार्ट क्वांटम मैकेनिक्स का 12th क्लास में पढ़ोगे। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स का एक वर्ड भी हम 11th क्लास में नहीं पढ़ेंगे। 11th में सारी की सारी क्लासिकल फिजिक्स हमें पढ़नी है, यानी मोटा मोटा फिजिक्स हमें पढ़नी है। सारी वो चीजें करनी है जो आपके डेली लाइफ में इम्प्लाइज होंगी, आप उनको यूज करके देख सकते हो। हर चीज आप, हर एक्टिविटी आप घर पे करके देख सकते हो, या जो भी आप चाहो कि हमें तो ये आपने लिखवा दिया, इस चीज को प्रूव करके दिखाइए, या प्रैक्टिकली इस चीज को करके दिखाइए, सब कुछ पॉसिबल है 11th क्लास में। ये मान लीजिए, अगर मैं मोटा मोटा फिजिक्स कह रहा हूँ तो ये मान लीजिए बड़ी बड़ी चीजें हैं, और सारी की सारी ऐसा इसमें ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, यानी लैब में ज्यादा जाने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। वो सारी की सारी चीजें हमें बनानी पड़ती हैं, मेहनत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन करके हम सब कुछ देख सकते हैं। और जैसे ही क्लासेस शुरू होंगी कोशिश करूंगा मैक्सिमम सारी चीजें आपको पहले करके दिखाऊं और उसके बाद पढ़ाऊं। तो यहीं पे शुरू करते हैं। जो क्लासिकल फिजिक्स है इसको फिर दोबारा से 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक तो है मैकेनिक्स, आपका सबसे ज्यादा जो पार्ट है 11th क्लास में वो मैकेनिक्स ही चलेगा, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, मोशन के बारे में पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं, जो इसमें जितने भी लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशनल लॉज हैं, ये सारे के सारे इसी में पढ़ते हैं। रॉकेट प्रपल्शन है, ये सारे इसी में आते हैं, मैकेनिक्स में आते हैं। उसके बाद आता है आपका थर्मोडायनेमिक्स। जो थर्मोडायनेमिक्स है इसके अंदर हम आपको बताया था कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे थर्मोडायनेमिक्स को शुरू किया गया था, और बाद में इसको माइक्रो पे ले आए थे, किसके लिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ द मॉलिक्यूल्स को पढ़ने के लिए। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स को हम यहाँ पे किस लेवल पे पढ़ेंगे, मैक्रोस्कोपिक, यानी क्लासिकल फिजिक्स में हम इसको पढ़ रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, और किसके बारे में पढ़ेंगे, एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे, प्रेशर वगैरह जितने भी हैं, ये आपके 3 वेरिएबल्स हैं, तीनों के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद आता है आपका
इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, बहुत फेमस है। कूलॉम्स लॉ है, ये किस में आता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आता है। ओम्स लॉ है, फैराडेज लॉ है, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट है, बहुत से जो आप सारे के सारे कुछ 10th क्लास में पढ़ चुके हो, कुछ इसका बेसिक और कुछ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो 12th क्लास में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में आता है आपका लाइट एंड इसका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफरेंट कलर्स, हाउ कलर फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड एंड डिफरेंट इंटरेस्टिंग फिनोमेना रिलेटेड टू लाइट वो हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में। तो ये तो थी आपकी मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स या हम कहेंगे क्लासिकल फिजिक्स। उसके बाद आते हैं आपकी माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की स्टडी, जिसको किस नाम से जाना जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से, और आजकल ये फेमस है मॉडर्न फिजिक्स के नाम से भी, जिसके अंदर हम एटम्स, मॉलिक्यूल, प्रोटॉन, एक्स-रेज, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियाई एंड सम एलिमेंट्री और पार्टिकल्स, इन सभी की स्टडी हम इसके अंदर करते हैं। तो एटॉमिक मॉडल वगैरह जो आपने केमिस्ट्री में पढ़े हैं वो आपके फिजिक्स में भी आएंगे, और उनसे भी बहुत ज़्यादा एडवांस जो इसके अंदर एडवांसमेंट है या एडवांस जो भी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं एटम से रिलेटेड, वो आप फिजिक्स में पढ़ोगे कि एक्स रेज वगैरह जो होती हैं या इनका एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैसे बनता है, किसने दिया, ये सारी चीज़ें, एटम का साइज, न्यूक्लियस का साइज, इलेक्ट्रॉन का साइज किसने बताया, ये सारी चीजें आप किस में पढ़ोगे, फिजिक्स में पढ़ोगे। उसके बाद आता है आपका रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो बहुत ही फेमस थ्योरी है आइंस्टाइन की, E = mc², जो आपका लाइट एनर्जी और स्पीड ऑफ लाइट के कुछ रिलेशंस को हमें शो करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, यानी आज तक जो थ्योरी के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, एक बार देने के बाद और कई सालों से एज इट इज चली आ रही है, जिसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं किया गया है, वो है आपकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जैसे आइंस्टीन ने दी थी एज इट इज उसको आज तक यूज किया जा रहा है और उसके अंदर कोई चेंजमेंट अब तक नहीं हुआ है। और ये तो हम नहीं कह सकते कि होगा नहीं, कुछ भी हो सकता है होने को, लेकिन अब तक एज इट इज इसको यूज किया जा रहा है। फिजिक्स में दो ही ऐसी चीज है जो 100% श्योर है, एक तो क्या, एक तो वर्क की डेफिनेशन, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, और एक आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिनके अंदर 1% भी कोई गलती हो ही नहीं सकती अब तक, तो ये है। और जो आपका वर्क है इसमें तो आगे भी कभी गलती हो नहीं सकती। जो वर्क फिजिक्स में डिफाइन किया गया दैट इज 100% श्योर एंड सर्टेन, उसके में कोई भी आगे भी चेंजमेंट नहीं हो सकता, वो एज इट इज ही रहनी है। और एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आज तक एज इट इज है। तो ये था आपका बेसिक फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने जा रहे हैं, जो कि ये मान के चलिए कि बेस होता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। और 11th में जो बच्चे 10th से प्रमोट होके आए हैं और उन्हें कुछ बेसिक नॉलेज हमें सिखानी होती है कि किस सिंबल को कैसे यूज किया जाता है, किस यूनिट को कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीजें हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको इसमें समझ में आने का तो कुछ है नहीं, केवल ये है कि थोड़ी सी नॉलेज आपको जरूर इससे मिली होगी और आपका मन भी ये कर रहा होगा कि वास्तव में ही फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमें पढ़ना चाहिए और हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी भी